लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, लेट्स माइक बयानबाजी। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में OMR शीट को लेकर SOG के खुलासे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में OMR शीट बदलने का खेल 2018 में शुरू हुआ, जो 2026 तक जारी रहा है। एसओजी के मुताबिक फर्जीवाड़े में लिप्त कर्मचारी 2024-25 में भी सक्रिय थे। गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक पर उम्र कैद, संपत्ति जब्त करने और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का सख्त कानून बनाया गया था। RPSC सदस्य की गिरफ्तारी हुई और 250 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। उन्होंने कहा है कि 2024-25 में 35 लाख उम्मीदवारों की 14 भर्तियां भी उसी स्टाफ ने संभाली। गहलोत ने CM भजनलाल से इन सभी परीक्षाओं की गहन जांच करने की मांग की है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूछा है कि 2019 में OMR शीट में कैसे बदलाव हुआ। उन्होंने कहा कि जवाबदेही से बचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे 19 में पेपर हुए, उस सीट में कैसे बदलाव हुआ? अरे पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये आपके घर तक भी जा रहा है। आपका PSO क्या बिना आपके चला? एक बार ध्यान तो दीजिए। लेकिन ये नहीं दिखता है पूर्व मुख्यमंत्री जी को। पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र हो गई, चश्मा आप भी बदलवा लो, जिससे कि राजस्थान आपको दिखे, राजस्थान का युवा दिखे। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको सिर्फ बोलना है। बोलना क्या है ये पता नहीं है किसके बारे में बोल रहे हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी जो सरकार कर रही है, आपसे हम ये भी कहना चाहते हैं, अभी तो आगे आगे देखता है जाइए होता है क्या। ये मोदी जी का जमाना है, किसी भी तरह से चिंता मत करिए। जहां भी आपने घोटाले किए हैं, जहां भी आपने युवाओं के साथ धोखा दिया है, किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये ध्यान कर लीजिए। इस पर गहलोत ने युवाओं के फीडबैक का हवाला देते हुए 2024-25 में OMR शीट बदले जाने पर सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगा है। गहलोत ने CM से कहा कि हम आपकी तरह जनता को भ्रमित करने वाले आरोप नहीं लगा रहे। आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। आप केवल ये बताइए कि क्या 2024 एवं 25 में OMR शीट बदली गई है या नहीं। गहलोत ने लिखा है कि प्रदेश का युवा जवाब चाहता है, क्योंकि लगातार ऊंची कट ऑफ जाने से इसका संबंध जुड़ा रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो आप हमारी सरकार के दौरान बने कानून से दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त कर इन सभी भर्ती परीक्षाओं के नतीजों में पारदर्शिता लाकर न्याय सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि होते हैं। धर्म की आड़ लेकर सनातन को कमजोर करने वाले कुछ कालनेमी सक्रिय हैं। योगी ने कहा है कि धर्म के खिलाफ आचरण करने वाला सनातन परंपरा का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। लेकिन योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संत का अनादर नहीं करना चाहिए और जिसने किया है उसकी जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। हाँ? इस बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने खुलकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन को शंकराचार्य के चरणों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए। आप माफी तो मांगिए, किस बात की अकड़ है? क्षमा मांग लेने में बुराई क्या है, ये बताइए, क्या दिक्कत हो रही है? और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के और हिलाएं, अपमानित करें, जलील करें? ये अपमान, ये संविधान का पालन आप करते हैं, संविधान की बातें करते हैं, तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? फिर ये तो गलत है। तो संतों के चरणों में जाओ, संत तो दयावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे। आप जाइए तो सही, गलती हुई स्वीकार करिए कि सॉरी गलती हो गई, अपमान हुआ, उसके लिए क्षमा, संत तुरंत गले लगा लेंगे आपको। लेकिन यहाँ तो नोटिस पर नोटिस, पहला नोटिस आप शंकराचार्य हैं या नहीं है इस पर संशय, दूसरा नोटिस कि क्यों ना आपकी ये सेवाएं बाधित कर दी जाएं, उसको लेकर, हालांकि जवाब स्वामी जी ने दिया है, लेकिन आपका पक्ष क्या है इस पूरे मसले पर? देखिए, इन बातों को लंबा तूल देने से मतलब नहीं है। शरण में जाओ, प्रशासन को चाहिए कि वो संतों की शरण में जाए और कहे कि हमसे अपराध हुआ है। अब प्रशासन लंबा ना खींचे, प्रशासन को शरणागति कर लेनी चाहिए। राम जी क्या कहते हैं, शरण में आओ तो रावण को भी क्षमा कर देते हैं राम जी। संत तो कितने दयावान हैं, कितना भी अपराधी हो, तुम जाओ तो शरण में, क्षमा नहीं करेंगे। स्वामी जी, आप भी इस मेले में लगातार अपने सत्संग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, संदेश क्या इस मार्ग? राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने विकसित भारत की जी राम जी अधिनियम को मनरेगा की जगह लाने की कोशिश को गरीब विरोधी बताते हुए कहा है कि मनरेगा गरीबों को 100 दिन के रोजगार का अधिकार देता था, जिसमें मजदूरों की आवाज थी। लेकिन बीजेपी इसे खत्म कर एक राजा वाला हिंदुस्तान बनाना चाहती है, जहां फैसले ऊपर से होंगे। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन से स्टेट को मिलेगा, वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो, और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे, और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है, इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि मिलिट्री पावर ही देश की असली ताकत तय करती है। उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला और इराक इसके सबसे नए उदाहरण हैं। एयर चीफ मार्शल ने यह भी कहा है कि मिलिट्री पावर जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत उसे इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति है। Historically, what we have seen and what we are seeing in the recent past, what is happening currently in the world, we must understand that military power stands as the ultimate arbiter of the national power. Anybody who can be very economically sound but
cannot be secured. We have the example of our own country. We plus China, I think we control almost 60% of the the world GDP at one time. But that didn't stop us from getting captured and colonized. So any one of these powers are very important. But finally, what is required is a very robust military. Because if you don't have a robust military, you can be subjugated by anybody. Venezuela, Iraq is one of the examples that, some of the examples that we have. And what does military power do? It will protect you, your economic activities. It will give you the freedom. It will secure the technological infrastructure that you have, and also it will give credibility to your diplomacy, the soft power that I talked about. You know, if I can put together all strategies, all instruments of national power will take you nowhere if you do not have a strong military power. So that becomes an absolute necessity. And, you know, it is the छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2006 से अब तक शर्मा की संपत्ति कई गुना बढ़ गई है और पूरे असम में उनकी और उनकी पत्नी की चर्चा जोरों पर है। बघेल ने आरोप लगाया है कि महत्वपूर्ण जमीनें और सब्सिडी का दुरुपयोग कर संपत्ति हड़पी गई है। 2006 में इनकी संपत्ति निर्वाचन आयोग में 1 करोड़, फिर 11 में बढ़ के 3 करोड़, फिर 16 में संपत्ति 6 करोड़, अब 2021 में बढ़ के 17 करोड़। कहाँ 1 करोड़ की संपत्ति 17 करोड़ हो गया, ये जो सबूत वाला है। और वैसे उसकी संपत्ति बहुत कई गुना बढ़ा हुआ है। पूरे असम में चर्चा है हेमंत बिस्व शर्मा के और उसके धर्म पत्नी रिंकी भुइयां की बड़ी चर्चा। किसी भी जिले में चले जाइएगा, जो महत्वपूर्ण जो जमीन है सब उन्हीं। और कितने सब्सिडी लेने के काम मुख्यमंत्री की पत्नी ने, मंत्रियों की पत्नियों ने पूरा आसाम की संपत्ति हड़पने का काम किया है इन्होंने। छूट लेने का काम, चाय बागान की जमीन व्यवसायिक उपयोग की छूट। देखिए किस प्रकार से शासन षड्यंत्र करती है और अपने लाभ के लिए कानून में नियमों में बदलाव करती है। क्या चाय बागान की जमीन है उसे व्यवसायिक उसके उपयोग व्यवसायिक उपयोग के लिए छूट दी गई। लोगों को तब समझ नहीं आया, लेकिन जब चाय बागान की जमीन में मुख्यमंत्री की पत्नी ने आलीशान रिसॉर्ट बना लिया और एलिफेंट कॉरिडोर के भी नियमों में बदलाव किया गया, तब लोगों को समझ आया कि ये किसके लिए बदलाव किया गया। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, खड़ा किया गया। ये स्थिति और रिंकी भुइया जी की 5 साल में माजुली में, कामरूप में, गुवाहाटी में, नौगांव में, गोलाघाट में, करबी में भारी जमीन जायदाद बना लिया। कोई हिसाब किताब नहीं कितनी संपत्ति उन्होंने बनानी। छठी अनुसूची वाले भी इलाके में पैसों में भारी हेरफेर की खबर आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जीवन चलाने वाली शक्ति ही धर्म है। राजस्थान के डीडवाना में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि बाकी दुनिया को एक जरूरी बात पता नहीं चली जो हमारे पूर्वजों को पता थी। हम एक दूसरे से अलग देख सकते हैं लेकिन बुनियाद में हम एक हैं। और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाकी दुनिया को पता नहीं चली, हमारे पूर्वजों को पता चली। वो बात कौन सी है कि हम सब लोग दिखते अलग अलग है। विश्व में सर्व बातें दिखती अलग अलग है, लेकिन मूल में सब एक है। और इसलिए अलग अलग दिखते हैं, उसमें भी चलना, चलते समय ध्यान रखना, दिखते अलग है एक है। इसका अर्थ हुआ कि सब अपने हैं। अब जब सब अपने हैं तो जीवन जीने में अपने आप मर्यादा आती है। एक रोटी मिली खाने के लिए और हम 3 लोग हैं। हम अलग अलग हैं तो जो मुझे मिला मैं खा जाऊंगा,
बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।